बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास अब आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है। और जिसने सलाम कहा था मैंने उसको वालेकुम सलाम बोला था। अब आपके पास आवाज़ आ रही है तो सारे बच्चे वालेकुम सलाम। कैसे आप लोग? ठीक है। अच्छा बता, जल्दी से आप लोग बताएं। यहाँ तो किसी ने भी काम नहीं किया, सारों ने मुँह काला किया हुआ है। अच्छा ओके, शाबाश बेटा। तो तुम लोगों की क्या पोजीशन है भाई ऑनलाइन वालों? क्या सब ने एक सवाल मैंने दिया था, सवाल का नाम ही बता दो बस। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितने अच्छे बच्चे, नाम तो याद है उनको सवाल का। अच्छा जी, सवाल था मिस्टर आज़ाद वाला जो हमने कल क्लास में भी किया था और मैं कहा तो खुद कर लेना। इससे क्या होगा, आपके स्टेप्स थोड़े से क्लियर होंगे और जितना कंसोलिडेट करोगे ना आप प्रैक्टिस कर करके, बेशक सेम सवाल हो बट खुद करो। पता है खुद करने से दूसरी स्टेज मैंने आपको देखो साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू बताया है कि साबित हो चुकी है। एक बुक है और उसमें लेटेस्ट रिसर्च पब्लिश की गई है। और ये मेरा चूँकि एक शौक है, ये मेरा बेटा, इस बुक का नाम है हिडन पोटेंशियल साइंस ऑफ अचीविंग। इस बुक में ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग है, इट्स ब्रिलियंट बुक और इसमें लर्निंग के बारे में एक रिसर्च शेयर की गई है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी लर्निंग कैसे करता है तो 3 स्टेजेस मैंने उससे अखज़ की। 3 स्टेजेस होती हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। पहली, कोई बंदा होता है जो आपको सिखाता है। सिखाने वाला अगर वर्बली बता रहा है तो कम लर्निंग होती है। अगर वो डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है जैसे हमारे नबी ने किया, हर अमल करके दिखाया। वो एक रशियन कोई स्कॉलर है और उसकी किताब हमारे नबी की बायोग्राफी पे उसकी है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। तो उसकी पहली लाइन देख के ही बस आप समझें कि रोना आ गया। और उसने क्या कहा, रशियन है, कहता है कि ज़िंदगी में इंसानों को तकालीफ़ आती हैं मगर जिस शख्स को सबसे ज़्यादा तकालीफ़ आई उसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या तकलीफ़ नहीं आई? तो उन्होंने नमूना पेश किया, लोगों ने देखा और उसको फॉलो किया। तो डेमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए लर्निंग को। तो मैं आपके लिए डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता हूँ। फर्स्ट स्टेज क्या है, सिखाने वाला डेमॉन्स्ट्रेट करे, बताए भी बट डेमॉन्स्ट्रेट करे। सेकेंड स्टेज क्या है, आप लोग उसी चीज़ को कॉपी करो। पहली दफ़ा कॉपी करो, पहली दफ़ा उसको फॉलो करो और उसके बाद आप क्या करो, 8 दफ़ा पूरा प्रोसेस चलना चाहिए। कितनी दफ़ा प्रोसेस चलना चाहिए? 8 दफ़ा। ये रिसर्च है। और कैसे प्रोसेस चलेगा? बार बार प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आपको मैंने 24 सवाल कराने बेटा। तो देखो, जो इसमें खामखा चाहता है कि एंड पे आके टेंशन में आए, उसकी मर्जी। सानू की हम तो एंजॉय करेंगे उसकी जलालत पे, हैं? जब वो परेशान होगा हम कहेंगे एंजॉय। भाई खुद अपने हाथ से अगर ये काम करेगा इंसान तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए आखिर में अगर रिलैक्स रहना चाहते हो तो अभी थोड़ी टेंशन ले लो। टेंशन क्या है? काम। वर्क बेटा सोचने से नहीं होता, वर्क कैसे होता है? करने से। और करो ना। तो अभी मैं बता रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते आज वाला काम कर लेना। नहीं ना बेटा, फिर एक को जिसकी बड़े कुछ मैसेजेस आते हैं, होमवर्क डन, बस। मगर सबकी तरफ से आना चाहिए। एवरी टाइम कीप मी अपडेटेड। जो भी काम करे ना बता दो। एक मैसेज वहाँ किया करो, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे इजाज़त देते हो उठते बैठते। और एक मुझे भी किया करो यार, मुझे भी बता दिया करो कि ताकि मेरा दिल ज़रा सुकून से रहे। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, चल रहा है। ठीक है मेरे बच्चों? चलो मेरे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का काम। कहाँ पहुँचे थे? फैज़ान पे। फैज़ान की 4 पॉइंट पढ़े थे आपने। कितने? वाह, गुड बेटा, शाबाश। मगर आप आगे आए तो क्या रहता है इसमें? 2-3 पॉइंट रहते हैं। फिर हम इसको आपकी मदद से, इस दफ़ा आपकी मदद से, अगला सवाल तुम नहीं करना। मैंने कहा 2 सवाल होंगे आज। 3-4 पॉइंट सीखे जाएंगे, 2 सवाल होंगे, एक फैज़ान वाला, एक क्लेवर वाला। फैज़ान वाला मैं करूँगा, क्लेवर वाला तुम करोगे। डील? स्टार्ट। ऑनलाइन वाले स्टार्ट। चलो बेटा। अच्छा भाई, एक पॉइंट नंबर 6 है जिसमें कहा गया है कि फैज़ान इज़ रिक्वायर्ड टू पे पेनल्टी। टॉपिक नंबर मौलवी साहब
आप स्कोर कीपर हैं हमारे। 15 लिखें भाई, 15 पॉइंट नंबर 15। ये इस लिस्ट बनवा रहा हूँ लिखवाने के लिए, लिखी हुई बन जाएगी, बनी बनाई मिलेगी आपको, मगर अपने हाथ से लिखोगे फायदे में रहोगे, ताकि आपको ये अपने नोट्स भी याद रहें और जो अपनी लिखी हुई चीज़ें लिखते वक्त याद होती है। पॉइंट नंबर 15 और इसका टाइटल क्या है? पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज। पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज, डिफॉल्ट सरचार्ज लिख रहा हूं बस। ओके, ये टॉपिक है पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज, ठीक है। अब इन दोनों का पहले मतलब मीनिंग समझो। अगर लॉ की वायलेशन हो जाए, कोई लीगल वायलेशन हो जाए, मसलन आपने टैक्स का फॉर्म जमा करना था हर अगले महीने की 18 तारीख पे, उस फॉर्म को कहते हैं रिटर्न। रिटर्न टाइम पे जमा नहीं करोगे, क्या होगा? पेनल्टी लगेगी, फाइन। लॉ की वायलेशन की वजह से, किसी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करने की वजह से जो फाइन लगता है उसको पेनल्टी कहते हैं। और डिफॉल्ट सरचार्ज क्या है? जब पेमेंट ऑफ टैक्स डिले करोगे, पेमेंट ऑफ टैक्स डिले करोगे तो जितने दिन डिले करोगे उतना जायद ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। पर डे के हिसाब से डिफॉल्ट सरचार्ज कैलकुलेट होता है। दोनों कैसे कैलकुलेट होते हैं, कितने होते हैं, ये कोर्स में नहीं है, ये नहीं है, ये फाइनल में पढ़ेंगे। ये सीफेप का कोर्स होता है कि जी कितना डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा, पेनल्टी कितनी होगी, कितना नहीं। जब भी एग्जामिन होगा हमें अमाउंट बताया जाएगा। बस ये याद रखना चाहिए कि पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज को करते क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सुने इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ये लायबिलिटी में ऐड किया जाएगा। कौन सी लायबिलिटी? जो सेल्स टैक्स लायबिलिटी, सेल्स टैक्स पेएबल स्टेज पे, किस स्टेज पे, किस स्टेज पे? सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो एंड पे आके पेएबल बनाते हैं ना, उसमें लिखते हैं ऐड। क्या ऐड करोगे? पेनल्टी। क्या लिखोगे? ऐड। क्या ऐड करोगे? डिफॉल्ट सरचार्ज। और नॉर्मल जो टैक्स की वर्किंग की उसमें ये दोनों ऐड करके और फिर क्या करोगे? पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज आउटपुट में ऐड नहीं होगा। इसका ताल्लुक कहां से है? आखिरी स्टेज में पेमेंट से है। तो टैक्स की वर्किंग करने के साथ साथ जो इनपुट निकाला, आउटपुट निकाला, एडमिसिबल इनपुट वर्किंग 1, वर्किंग 2, सारा कुछ करने के बाद जो पेएबल निकला उसमें इसको ऐड किया जाएगा ताकि उस टैक्स के साथ ये भी पे हो जाए। अब मैं करके दिखाऊंगा आपको इस सवाल में। पॉइंट नंबर क्या था? फर्दर टैक्स के बाद, फर्दर टैक्स के बाद ऐड करते हैं इसको। फर्दर टैक्स के बाद क्या आता है? टोटल सेल्स टैक्स, उसमें ऐड कर दें। ओके, पॉइंट नंबर क्या था? 15। क्या नाम था उसका? पेनल्टी डिफॉल्ट। क्या करते हैं पेनल्टी डिफॉल्ट सरचार्ज को? पेएबल में, लायबिलिटी में ऐड करते हैं। हो गया सवाल? आओ भाई लिखो। फैजान का ये सवाल देखते हैं क्या लिखा है। रिक्वायर्ड टू पे पेनल्टी ऑफ 10,000 अंडर सेल्स टैक्स एक्ट ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन क्या डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स हुए थे कौन से? जो उसको अंडर सेल्स टैक्स एक्ट कहा गया था रिकॉर्ड कीपिंग करना, ये रिकॉर्ड रखना। मसलन ऑल इनवॉइसेस अपने पास रखोगे, सेल परचेज इनवॉइस अपने पास रखनी है तुमने, लेजर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने तुमने, उसने नहीं किए,
टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगा दी, डिफेक्ट है तेरे रिकॉर्ड कीपिंग में, ये लो पेनल्टी 10,000 रुपये दो। अब 10,000 रुपये वो देगा तो सही, क्या टैक्स वाले को हाथ में देगा, ये ले सर तारिक ये आप ले जाओ घर, मैं तो नहीं ले जाऊंगा ना, सरकार को देने पड़ेंगे। तो सरकार की पेमेंट कैसे करेगा, इसके पास सबूत क्या आएगा कि मैंने पेनल्टी जमा कराई थी, वो टैक्स रिटर्न में ही शो करेगा, दिखाएगा मेरे पे जो पेनल्टी लगी ये देखे मैं जमा कर रहा हूं। कल किसी वक्त उसको कहा जाएगा यार तूने पेनल्टी दी, जो तुझे पेनल्टी लगी थी वो पे क्यों नहीं की, ये देखो रिटर्न खोलो, ये देखे लिखा है पेनल्टी, ये देखे मैंने पे किया है। बात समझ आ गई, प्लेसमेंट बस सीखनी थी इसकी। नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड। क्या है ये ब्रॉट फॉरवर्ड, क्या मतलब, आज का कैरी फॉरवर्ड अगले मंथ का ब्रॉट फॉरवर्ड, ओके उसी की बात हो रही है। आपने देखा था पिछले सवालों में ब्रॉट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड आ रहा था, ये यही है, मगर इस सवाल में मुख्तलिफ कैसे, ये करंट मंथ का कैरी फॉरवर्ड नहीं है, पिछले मंथ से कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, तो इसका क्या करें, कहीं ना कहीं इसको भी तो अकाउंट फॉर करेंगे ना। मुझे एक बात बताएं, पिछले मंथ का आउटपुट ब्रॉट फॉरवर्ड होता है या इनपुट, पिछले मंथ से ब्रॉट फॉरवर्ड क्या होता है, पिछले मंथ से ब्रॉट फॉरवर्ड क्या होता है, इनपुट टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड होता है या आउटपुट टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड होता है, इनपुट ही होगा ना यार, आउटपुट ब्रॉट फॉरवर्ड कैसे होगा, आउटपुट तो पे करना पड़ता है, आउटपुट की तो पेमेंट, एफबीआर ये कहेगा अच्छा इस महीने ना दे अगले दे, इतना पागल है, आउटपुट कभी भी ब्रॉट फॉरवर्ड में नहीं जा। कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड क्या होता है, कहां क्यों हुआ, क्यों कोई वजह बताएगा, पिछले महीने से इनपुट फॉरवर्ड क्यों आया, क्यों, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, 90%, मुझे पता था इसको सब सही जवाब दे रहा है, 90% की लिमिट लगी थी पिछले महीने, तो कुछ इनपुट आगे चला गया, ये आ गया, ये वो, तो क्या करेंगे इसके साथ, शाबाश सरमद, ठीक है बेहतरीन बेटा, ऑनलाइन क्या करेंगे आज सीखेंगे, इसको भी कहीं प्लेसमेंट कर देंगे आज हम, सवाल चेंज नहीं होगा, प्लेसमेंट सीखेंगे, क्लियर, ओके। आखिरी चीज इसकी अभी प्रैक्टिकल करते वक्त सिखाऊंगा कि क्या करते हैं। सेल्स टैक्स पेएबल किस रेट पे है, चले भाई हो गया सवाल। अच्छा अब इस सवाल में आप एक दफा ना मेरे मशवरे पे सारे बच्चे जिसने इसको पहले भी सॉल्व किया था, एक दफा ना सिर्फ आप इसको रीड कर लो, रीड का मतलब कोई नजर से गुजार लो, कोई सवाल तो नहीं है आपका, वी हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि आपको सारे सवाल की ट्रांजैक्शन आ गई है, ताकि फिर इसके प्रोसीजर पे फोकस रहेगा हमारा। सारी ट्रांजैक्शन समझ आ रही है इसकी, क्लेरिफाई हो चुकी है, किसी का भी सवाल होगा बेटा बेटा पूछ लो, फैजान पे किसी का भी सवाल, किसी को भी ट्रांजैक्शन, देखिए ये ब्रॉट फॉरवर्ड कहां आता है बेटा, अभी सीखेंगे, इसी को सीखेंगे आज सरमद, देख लो मेरे बच्चों, किसी को कोई ट्रांजैक्शन की अंडरस्टैंडिंग की हद तक प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल तो भी मैं सॉल्व करवा रहा हूं मेरा बच्चा, क्या आज ये कह सकते हो कि तुम्हें ये सारी ट्रांजैक्शन समझ आ चुकी है, कह सकते हो ना, चले बेटा बिस्मिल्लाह करें, निकालें अपनी कॉपीज और नोट करना शुरू करें। अब हम एक नई चीज सीखेंगे फैजान के सवाल में, अच्छा बेटा आपके पास ये डॉक्यूमेंट शेयर था, ग्रुप पे था, दिया हुआ था, तो बताएं मुझे ज़रा, अगर किसी के पास ये डेटा बताएं। मिस्टर फैजान, रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की, सेल्स टैक्स पेएबल, रिफंडेबल और कैरी फॉरवर्ड, नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, क्या लिखूं, कंप्यूटेशन, सेल्स टैक्स, लायबिलिटी, रिफंड
एंड कैरी फॉरवर्ड। और मंथ कौन सा है इसमें? नहीं, अगस्त नहीं, अगस्त 13, ये है फॉर अगस्त 2013 का सवाल है। अच्छा बेटा, ये हेडिंग अब क्या लिखूंगा बेटा? इनपुट टैक्स। ये सारा अब आपको पक्का हो गया होगा यार, अब तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इनपुट टैक्स आए मेरे बच्चों। अब एक टेक्निक सीखें सारे बच्चे, जो अगले सवाल में खुद अप्लाई करोगे, और वो क्या है? अगर बेटा आप ये देखें कि हमारे पास नॉर्मली किसी भी सवाल में डेटा गिवन होता है दो टेबल्स की फॉर्म में, एक में सेल एक में परचेज होती है, बाकी इंफॉर्मेशन नोट्स की फॉर्म में होती है। तो नोट्स का ताल्लुक गौर से देखोगे तो या तो इनपुट से होगा या तो आउटपुट से होगा। अब सवाल सॉल्व करते वक्त अक्सर हमें बार बार पढ़ के ढूंढना पड़ता है और हमसे कोई ना कोई चीज़ रहने का एहतमाल होता है, और अगर चीज़ रह गई ना तो टेंशन कि यार मेरा सवाल गया। हालांकि ऐसा नहीं है, उतने नंबर कटेंगे जितना रह गया, मगर फिर भी परफेक्ट तो नहीं रहा ना। इसको मैनेज कराने के लिए मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कि हर एंट्री को पढ़ो और पढ़ते वक्त ही फैसला कर लो कि इसका ताल्लुक इनपुट से है कि आउटपुट से। जिससे भी उसका ताल्लुक हो फिर उस पर हम एक नोटिंग करेंगे। नोटिंग का मतलब क्या है? अगर मैं नंबर 2 को पढ़ता हूँ और इसका ताल्लुक किसी ऐसी ट्रांजैक्शन से है जो आउटपुट वाली है, तो इस नंबर 2 के सामने डॉट लगा दूंगा, डॉट डॉट। ओके, चलें। ओके चलें, बस आप इसको ये नंबर 2 पे एक डॉट लगा देंगे। क्यों डॉट लगाया आपने इसके सामने? क्योंकि ये मेरा कोड है। डॉट का मतलब क्या होगा? आउटपुट टैक्स। और अगली ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी उसका ताल्लुक इनपुट से था। इनपुट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट लगा के नहीं, क्या लगा के? कॉमा। अब होगा क्या, आप देखोगे आगे बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं जिसमें 12-12 ट्रांजैक्शंस होंगी, तो बार बार एक एक को पढ़ना पड़ेगा ताकि इनपुट वाली सारी पता चल जाए, आउटपुट वाली सारी पता चल जाए। तो कोई ना कोई रहने का एहतमाल होता है, डाउट होता है। तो क्या करेंगे हम? हर ट्रांजैक्शन में या तो डॉट लगाएंगे या तो कॉमा लगाएंगे। डॉट का मतलब और कॉमा का मतलब, या कुछ और तरीका निकालो तो। ओके, ये अभी मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मगर निशान ठीक है बेटा, मगर एक बात सुनो, ये काम आपने खुद करना है। अगले सवाल में टेक्निक याद हो गई? आओ बच्चों, मुझे बताओ क्या करना है। हम अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला स्टेप है परचेजेस की डिटेल। कहां है परचेजेस की डिटेल? भाई परचेज की डिटेल जो है वो है नोट नंबर 1 में। नो, ये तो सेल है और सेल की ही नंबर 2 था। नंबर 3 क्या है? सप्लाईज वर्थ इतना, ये भी सेल है। ये है आपका नोट नंबर 4। यहां से शुरू करेंगे सवाल, सही है? ले आओ और पहली परचेज निकालो। परचेजेस पहले आएंगे ना बेटा, ये आप पहले ही कर चुके हो, इस वजह से इस पर हम ज़्यादा टाइम डिस्कस नहीं करेंगे, मगर इतना बता दूंगा कि क्या हो रहा है। क्या लिखा है बेटा? परचेजेस लोकल मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड, इस पे इनपुट टैक्स मिलता है। किस रेट से मिलेगा इनपुट टैक्स बेटा? मल्टीप्लाइड बाय 18%। तो लाओ, ये आपका, बल्कि मैं इसको साथ वाले कॉलम में ही यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है? ये आपका सही लिखा है मैंने, सही है बेटा, यही आ रहा है। सेकंड, लोकल मटेरियल्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पे इनपुट नहीं मिलता, इग्नोर करें। चूंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस पे इनपुट नहीं होता तो इसको इग्नोर। ऊपर सारी सेल वाली ट्रांजैक्शन थी, आगे जाओ। रिकॉर्ड इंडिकेट्स पंप एंड मोटर वर गिवन टू फैजान्स फ्रेंड, सेल है। फैजान इज रिक्वायर्ड टू पे पेनल्टी, आउटपुट टैक्स है, उसमें लाइबिलिटी मेड होगा। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड, हाँ इसका ताल्लुक इनपुट से है, मगर ये कहाँ प्लेस होगा बाद में बताएंगे। सारी परचेजेस बस यही थी, या कुछ और है सवाल में? ढूंढो।
यही है बेटा, बस ये ब्रॉड फॉरवर्ड बाद में कहीं प्लेस करेंगे मुजामिल, ठीक है, कहीं प्लेस होगा वो बाद में। तो हमें इनपुट टैक्स फॉर द मंथ मिल गया। ओके, अब क्या करना है बच्चों, आप अभी जो सवाल कर रहे हो ना आईकेप लेवल के कंप्लीट सवाल को कर रहे हो, अभी कोई लर्निंग नहीं हो रही, अब सवाल सॉल्व हो रहा है, पास पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपकी चौथी क्लास है, कंप्लीट सवाल सॉल्व हो रहा है इस वक्त, कोई बगैर किसी ट्रांजैक्शन को इग्नोर किए। नोट नंबर 1, इसी में सेल्स गिवन है। अब तवज्जा, लोकल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, कौन सा, नूरी लिमिटेड का पहली ट्रांजैक्शन, लोकल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन्स, और ये कौन सा था, नूरी लिमिटेड था, नूरी लिमिटेड। वैल्यू क्या लेंगे, अब ये तुम बताओगे क्योंकि लर्न कर चुके हो। यार इसमें नूरी के लिए नोट क्या लिखा है, फैजान नॉर्मली अलाउज 5% टू ऑल इट्स कस्टमर्स, हाउएवर स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 10 वाज सूरी को, तो इसको नूरी को नॉर्मल डिस्काउंट गिवन था एज पर बिजनेस प्रैक्टिस, और नोट लिखा है ऑल डिस्काउंट्स वर शोन ऑन द इनवॉइस। तो टैक्स किस पे लगेगा, ग्रॉस पे कि नेट पे, शाबाश, नेट वैल्यू पे हम टैक्स लगाएंगे और डिस्काउंटेड वैल्यू लेंगे। तो ले आओ डिस्काउंटेड वैल्यू, लगाओ मेरा बेटा 18% इसका टैक्स, आपके पास अमाउंट आ रहा है ये डिस्काउंटेड वैल्यू, शाबाश। आओ मेरे बच्चों, सेकंड इसमें है टू रजिस्टर्ड पर्सन, मगर नूरी नहीं, सूरी लिमिटेड SL। अब SL के लिए क्या करना है, इसने 4 मिलियन की वैल्यू और 10% का डिस्काउंट, 3.6, किस पे टैक्स लगेगा, 4 मिलियन पे या 3.6 पे, दोनों पे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 5% डिस्काउंट वो सबको देता है, इसको 10 दे दिया, तो 10% डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि सारा डिसअलाउ कर दो, उसको 5 तक तो दो, एक्स्ट्रा जो दिया गया वो जो है उसको डिसअलाउ करें। तो इसका मतलब ये है कि जितना बिजनेस, देखिए दो कंडीशंस थी, कौन सी दो कंडीशंस थी बताओ, इनवॉइस पे मेंशन होना और जितना बिजनेस प्रैक्टिस है उतना देना, उससे ऊपर नहीं, ऊपर दोगे डिसअलाउ होगा। तो जितना बिजनेस प्रैक्टिस है 5% उतना इसको ले लो, तो 4 मिलियन से कितना गया, 5% का डिस्काउंट कितना बनता है, 2 लाख, 2 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ 3.6, तो 3.6 लोगे बेटा, मतलब सही बात कर रहे हो तुम, हाजिर दिमाग हो, तुम्हें चेक करने का यही तरीका होता है मेरा बिल्कुल 3.8 लेंगे, वो 5% होगा, 10 थोड़ी होगा। अच्छा मेरा बेटा, आप क्या करूंगा, 1.18 से माइनस करूंगा, डिस्काउंट वाला हल हो गया, कल सीखा, आज प्रैक्टिस भी कर ली, ये डिस्काउंट है बेटा, और केसेस आएंगी और प्रैक्टिस करेंगे, सारे केसेस होंगे, फिर उनमें से इंशाल्लाह उठ के कोई सवाल आएगा, फिर बल्ले बल्ले। तो उस बल्ले बल्ले तक और होने से बचने से लिए ज़रूरी मेहनत करें। आज क्या होता बेटा, तो हम फिर भी 5 देते। नॉर्मल कितना देते हो डिस्काउंट, बस ये बताओ, उससे ऊपर नहीं देना, उससे ऊपर दोगे ऊपर वाला नहीं मानेंगे। अगर उसका नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस ही ये है 10% डिस्काउंट सबको देता है, तो एक को 12% दिया, हम 2% डिसअलाउ करेंगे, 10 तक मानेंगे। सही है बच्चों, देखिए नॉर्मल डिस्काउंट वो सारी दुनिया को देता है 5%, एक मुर्गा आ गया उसने डिस्काउंट नहीं मांगा, उसने उसको नहीं दिया, तो टैक्स तो उस पर लगेगा ना। ये ना समझो कि लाजमन उतना देना है, भाई एक बंदे को उसने 2% डिस्काउंट दिया, 2 मानेंगे। इसका मतलब है कि जितनी उसकी प्रैक्टिस है उससे कम दिया तो कम पे हम होंगे, जबरदस्ती नहीं है कि 5 ही दो इसको, फिर तो टैक्स का नुकसान हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, जब डिस्काउंट है ही नहीं तो किस चीज का आप माइनस क्यों, ग्रॉस को लोगे फिर।
आगे बढ़े बड़े बच्चों, लोकल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। लाओ भाई, लोकल। अगला सवाल बेटा आप लोगों ने करना है, इसलिए तवज्जो से दो। बताएं क्या है इसमें, अनरजिस्टर्ड पर्सन 4.2 डिस्काउंट 210 और 3, क्या करूं? ये डिस्काउंट पहले देखिए कितना है इसका, 5% है, 10% है। डिस्काउंट 5% है, हम मानेंगे, उससे ऊपर होगा हम नहीं मानेंगे ऊपर वाले को। तो 4.2 मिलियन पे 5% कितना बना? 5% है, ये बना, तो हम कहेंगे ठीक है ये डिस्काउंट सही है। सही है कि नहीं है? कहाँ लिखा है सही है? फैजान नॉर्मली अलाउज 5%, तो नॉर्मली अलाउज। और दूसरा क्या है? मेंशन्ड ऑन, शोन ऑन, दोनों कंडीशन फुलफिल है। हाँ, किसी देखिए टैक्स, बंदा अनरजिस्टर्ड है, गुड्स टैक्सेबल है, टैक्स लग रहा है उस पर, तो डिस्काउंट भी देंगे ना उसको। बेशक बंदा अनरजिस्टर्ड है, सप्लाई तो टैक्सेबल है ना। लोकल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई टैक्सेबल है, तभी हम उस पर टैक्स लगा रहे हैं, तो डिस्काउंटेड वैल्यू लेंगे बेटा। मैंने कहा था अनरजिस्टर्ड पे क्या कहा था? नहीं 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 नहीं, वो कुछ और चीज़ है, वो परचेजेस से लिंक होगा अनरजिस्टर्ड। मैं समझाता हूँ आपको, टेंशन ना लो, क्योंकि आप अभी 1-2 क्लासेस और लोगे ना जो मिस हो गए आपसे, मैं आपको समझाऊंगा क्लास के एंड पे, ज़रा पूछ लेना। भाई ऑनलाइन सही हो गया मेरे बच्चा? ये आपने डिस्काउंटेड वैल्यू ली, उस पर 1.8 ये आपका हो गया, मगर इस पर फर्दर टैक्स भी आएगा जो बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है एक्सपोर्ट्स टू जॉर्डन। अच्छा, एक्सपोर्ट्स टू जॉर्डन में चूंकि वैल्यू का प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो हमने पूरी वैल्यू ली और 0% लिखा, और क्या किया मेरा बेटा? 0 लिख दिया। अब यहां रुको नहीं, ये तो टेबुलर डेटा था, नोट्स भी तो हैं। आओ नोट्स, पहला नोट तो वैसे ही हो गया डिस्काउंट्स वाला, यानी नंबर 2। नंबर 3 का क्या होगा? सप्लाईज वर्थ कितना? 617,500, नेट ऑफ डिस्काउंट्स वर रिटर्न्ड बाय नूरी लिमिटेड। नूरी जो ऊपर बैठा है ना, ये नूरी लिमिटेड, इसने प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स वर इशूड। क्या हुआ है? कौन सा टॉपिक पढ़ा था आपने? इसका नाम क्या है टॉपिक का? डेबिट क्रेडिट नोट्स। क्या हुआ? सेल रिटर्न के परचेज रिटर्न? तो क्या करोगे? अब यही लिखोगे। क्या लिखोगे? लिखोगे सर गुड्स रिटर्न्ड बाय, कौन था? सूरी के नूरी? सूरी, पक्की बात है, नूरी है, नूरी लिमिटेड। कितने गुड्स वापस किए हैं इसने? 617,500 की। अब वो नेट ऑफ डिस्काउंट है, वैसे ही हम नेट ऑफ डिस्काउंट ले रहे हैं, ठीक है, उसका डिस्काउंट यही था। कितना टैक्स लग चुका था इस पे पहले? रेट क्या है? 18% है सर। अब बताओ क्या करूं? मैं इसको वर्किंग साइड पे करके देखना चाहता हूं, कितना अमाउंट है ये। अब ये क्या हो रहा है? गुड्स रिटर्न, सेल रिटर्न, तो आउटपुट टैक्स क्या होगा? कम होगा। तो कितना आउटपुट टैक्स है? ये कम होगा। क्यों कम किया बेटा हमने? यार उसको बोलो ये एसी बंद करे ज़रा, मुझे ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। सीधा यहाँ तो बुला लो लड़के को, किसी को। थैंक यू बेटा। भाई कम किया ना आपने, क्यों कम किया? सेल रिटर्न है ना, ये एडजस्ट कर दो। सही किया? बढ़ा था? तो नोट्स कौन से इशू होने चाहिए थे? डेबिट क्रेडिट नोट्स। इनवॉइस तो सेम रहेगी ना, और सब्सिक्वेंटली ट्रांजैक्शन जो चेंज होती है, ये जरूर देखो क्या लिखा है, प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स वर इशूड। ठीक है,
तो थोड़ी बातें और भी सीखेंगे, किसी और टॉपिक यानी किसी और सवाल में सीखेंगे कुछ बातें। आगे बढ़े। ये आपकी परचेजेस थी। या रिकॉर्ड इंडिकेट्स दैट अ पंप एंड मोटर गिविंग टू फैजान्स फ्रेंड। क्या पढ़ा था हमने इसको? बेटा ये जरा ठंड लग रही, बंद कर उसको। ये भी सप्लाई है, ले आओ भाई सप्लाई में। कितनी सप्लाई हुई है? कहां से पता चला 33,000? उसकी लिस्टेड वैल्यू जो थी, प्राइस हमें पता है, दिए गए मुफ्त में है। क्या टॉपिक था ये? नाम क्या था इसका? इसका नाम क्या था बेटा? डेफिनेशन ऑफ। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पुटिंग टू ये नॉन बिजनेस यूज था। एक और भी तो यूज पढ़ा था हमने जो इसमें प्राइवेट यूज। कौन सी गुड्स? तो मैन्युफैक्चर किया आपने, मगर खरीदी होंगी तो फिर सप्लाई नहीं है। खरीद के घर ले जाओगे सप्लाई, खरीद के दोस्त को, सीईओ को, मैनेजर को दोगे सप्लाई, मगर बना के ये काम करोगे तो वो सप्लाई है। आउटपुट लगाओ भाई इस पे। ये आपका आउटपुट टैक्स आ गया। नेक्स्ट आ जाओ। ये पेनल्टी कहां ऐड होगी? लायबिलिटी में बाद में देखेंगे, कैरी फॉरवर्ड बाद में। और सेल्स टैक्स का रेट है। अब मेरा बेटा आउटपुट मिल चुका है आपको। फॉर द मंथ क्या क्या लूं? ये प्लस, ये भी प्लस, चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, सही है। ये प्लस, ये प्लस। जरा आप करके देखिएगा, कोई एक्सेल की वजह से गलती ना हो जाए मेरे से। ऑनलाइन बच्चों बेटा इस किस किस का ये जवाब आया? सही था? ऑनलाइन बच्चों बेटा लिख लिया आप लोगों ने? यहां तक ऑन बोर्ड हो सारे? सही चल रहा है? ठीक है। अब स्टेप बताओ खुद, क्या करूं? लेस। और आगे क्या लिखना है बेटा? वर्किंग 1, वर्किंग 2। ठीक है। वर्किंग 1 का नाम क्या होता है बेटा? अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ठीक है। अच्छा, अब सब्र से जरा तवज्जो से सुने मेरी बात। फिक्स एसेट है इसमें? नहीं है ना? तो एक टेंशन हमारा बच गया, एक बचत हो गई। कौन सी? अलग अलग। अब अलग अलग की जरूरत नहीं है, मगर याद रखना मशीन फिक्स एसेट हो फिर क्या करना होता है? हमें उसको माइनस करना होता है, अलग अलग अपोर्शन करना पड़ता है, ताकि फिर अगले स्टेप में हमें फिक्स एसेट पे 90% की लिमिट नहीं लगानी होती। वो वाला टेंशन हमें नहीं मिला, शुक्र अल्लाह का। कोई बात नहीं। अब लाओ इनपुट टैक्स। फिर भी मैं लिखना चाहता हूं टोटल इनपुट टैक्स लिखना चाहता हूं, आदत से मजबूर हो, क्या करूं? लाओ, कहां है इनपुट टैक्स? ये इनपुट टैक्स। अच्छा, अब आपने अपोर्शन करें कि ना करें इसका फैसला करते हैं सेल साइड पे कितनी सेल है, किस किस किस्म की सेल है। सेल साइड पे कितने किस्म की सेल है? 2। तो कितने हिस्से बनेंगे? 2। 3 क्यों नहीं बना रहे हो? एग्जाम्पल इसमें नहीं है। अब तवज्जो चाहिए मेरे बच्चों। हम अपोर्शन करेंगे इस इनपुट टैक्स को, इस इनपुट टैक्स को। सबसे पहले हमें चाहिए टैक्सेबल, और दूसरा क्या है हमारे पास? जीरो रेटेड। 2 सेल्स हैं, मिला लेंगे टोटल हो जाएगा, अपोर्शनमेंट हो जाएगी। अब वैल्यू कहां से लाऊं? आओ, ये सीखने की बात है बेटा। क्या ये वैल्यू टैक्सेबल की थी? यस के नो? टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है इस स्टेप पे। टेक योर टाइम, बताओ टैक्सेबल की थी? यस सर। क्या ये वैल्यू टैक्सेबल की थी? यस सर। क्या ये टैक्सेबल की थी? यस सर। गौर से सुनना,
गुड, ये जो पंप है, पंप ये भी तो है, ये भी टैक्सेबल की थी। यस सर, मगर अब रुको, ये बताओ कि जो गुड्स वापस आई उस सेल का क्या करें? लेस करें। क्यों लेस करें? वो तो वापस आ रही है ना, वापस आ रही है ना। तो आईकेप ने दोनों ट्रीटमेंट फॉलो किए हैं, कभी लेस किया है कभी नहीं किया। हम लेस करेंगे, वो ज्यादा फॉलो किया आईकेप ने। किसी वक्त डिस्कशन करेंगे कि कौन सा बेहतर है, बट लेस कर लो, लेस करो। किससे लेस कर रहे हैं? 100 रुपए की सेल, उसमें से 20 रुपए वापस। यार जब सेल ही वापस आ गई तो उसको क्या करें मैं? तो माइनस कर रहा हूं मेरा बेटा, माइनस। इससे किसे माइनस कर रहा हूं? जो सेल रिटर्न की वैल्यू थी वो अंडू हुई है, तो वो सेल करंट मंथ की कम हो जाएगी। उतनी सेल कम कर दो। ये देखो, एडअप कर लो बेटा, क्या यही बना? आप देखो, क्योंकि मैंने एक्सेल पे किया है ना, तो मेरे से कोई गलती ना हो जाए, तो एक्सेल की वजह से कोई सेल आगे पीछे हो जाए, कोई कॉपी सही नहीं हो, इस वजह से कैलकुलेटर पे कर लो। 15.2, 3.8, 3.990 और 33,000 ऐड किया, उसमें से ये 617,500 माइनस किया। क्या मानूर मेरा बच्चा? मुजम्मिल, कोमल, काइंडली आप होमवर्क एक और 10 सवाल वाले क्वेश्चन की सॉल्यूशन शेयर। सारे शेयर होंगे ना बेटा, हो रहा है कोमल, टेंशन क्यों लेती है? अभी ये फॉलो हो रहा है तुझसे कोमल, ये बता बस, टेंशन बहुत लेती है तू। शाबाश, गुड है बेटा। मैन्युअली कैसे करेंगे? कैलकुलेटर पे। आपको, आप अगर लिखना चाहते हो ना, क्या करो, ये जो वर्किंग होगी ना, ये वर्किंग आप इसके नीचे करो, एस्टेरिक लगाओ, नोट लिखो, इधर कर दो, 1 2 3 4 5 6 ऐड करके दिखा दो, यहां ले आओ। डायरेक्ट करो ना यार, छोड़ो, एग्जामिनर डायरेक्ट परफेक्ट करता है, कोई मसला नहीं है, करो डायरेक्ट। अभी तो ये जो सीख रहे हो ना, इसके कुछ शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगा कि चलो इसको छोड़ दो, ये देखो शॉर्टकट में आ गया। अभी तो मेरा मेथड से फॉलो करो, इस मेथड से बेटा हर लेवल पे बच्चा सवाल सॉल्व कर पाता है। वो बच्चे भी जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, वो जिनकी तैयारी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं हो पाती, हर बच्चा इससे सवाल सॉल्व कर लेता है, इसलिए मैं इस पे जाता हूँ। आगे आ जाओ मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्या है? कहाँ से लाऊं बेटा, कहाँ से लाऊं? एक्सपोज टू जॉर्डन, सही है। आप टोटल कर लो। अच्छा, अब हम इसका हिस्सा निकालते हैं। ये इनपुट लिया, मल्टीप्लाई किया, टैक्सेबल से डिवाइड किया। ये हमने इनपुट लिया, मल्टीप्लाइड किया, जीरो रेटेड से डिवाइड किया टोटल से। इसको क्या करना है हमने, क्या बोलते हैं हम इसको? डिडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? रिफंड। चूंकि आसानी हमारे लिए क्या थी कि इसमें फिक्स एसेट नहीं था, एक ही गो में हो गया। वर्किंग टू पे हम चले गए फौरी। कौन सी वर्किंग टू है? अपॉर्शनमेंट नहीं है, अपॉर्शनमेंट नहीं है, हो गई। अच्छा हो गई, तो क्या लिखूंगा बेटा? रिस्ट्रिक्शन ऑन, क्या लिखवा रहे? रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स, बस इक्वल टू, पूरी बात लिखना है, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। ठीक है बेटा, आ जाएं। अब रुको, और मुझे एक बात बताओ, बताओ बताओ, सुनो सुनो सुनो, यहां तवज्जो चाहिए सब बच्चों की। एक तो मैं लिखता हूं क्या? इनपुट टैक्स। क्या लिखता हूं मैं? अपोर्शन टू टैक्सेबल, ये लिखता हूं, सही है। कहां से लाता हूं ये मैं? ये जो डिडक्ट था। अब तवज्जो चाहिए मेरे बच्चों, एक चीज और भी है। आपके पास जो ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स था वो कहां है? मैं चिल करके बैठूंगा ना अभी। आप, अब तुम्हारा काम शुरू हो गया, मेरा काम हो गया। अब सोचो, अब मैं थोड़ी करूंगा, तुम करोगे। ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट है कोई? है? कहां है? क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे ट्रांजैक्शन है, कहां है सर? सवाल पे तो जाएं, चलो ढूंढ के दिखाओ। हाँ 7 है। क्या लिखा है 7 में? सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या है ये?
पिछले मंथ का इनपुट टैक्स है जो पिछले मंथ डिडक्ट नहीं हो सका क्योंकि 90% की लिमिट लग गई, तो इस वजह से कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब ये बैठा ही मैं इसलिए हूं ताकि तुम काम करो, मैं नहीं करूंगा अभी, मैं ऐसे चिल करूंगा। सोचो, अरे पागल हो तो तू बेड़ा गर्क हो जाएगा, तू ऐसे बैठेगा तो। भाई एक बात सुनो, मुझे ये बताओ पिछले मंथ जो है ये किस स्टेज पे रुका? रिस्ट्रिक्शन लगते वक्त रुका। अब थोड़ा इमेजिनेशन करो, ये पिछले मंथ की कैलकुलेशन होती, पिछले मंथ की कैलकुलेशन होती, इनपुट कहां रुकता? इसी वर्किंग में रुकता, पिछले मंथ की वर्किंग 2 में रुका होगा। इसका मतलब पिछले मंथ वो अपोर्शन हुआ, अपोर्शन होके सेकेंड वर्किंग में गया, मगर पूरा डिडक्ट नहीं हो सका क्योंकि 90% की लिमिट लग गई। इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड पिछले मंथ अपोर्शन हो चुका होता है, तो दोबारा उसको अपोर्शन नहीं करना होता। पिछले मंथ अपोर्शन हो चुका है, क्यों? क्योंकि पिछले मंथ की वर्किंग 2 में रुका, तो वर्किंग 1 से गुजर के आया। वर्किंग 1 में उसकी वो जो लिमिटेशंस थी, उसका कद काटा, टांग तोड़ दी, आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो उसको कहा रुक, तू अगले महीने तेरी बारी आएगी, इस दफा तेरी बारी नहीं है। क्यों? हमारे पास तो लिमिट लग रही है। इसलिए कैरी फॉरवर्ड को इनपुट में शामिल नहीं करते, क्योंकि इनपुट में शामिल करते तो क्या होता? करंट मंथ में फिर वो अपोर्शन हो जाता। भाई करंट मंथ के इनपुट में ऐड करते तो वर्किंग 1 से गुजरना पड़ता, फिर अपोर्शन हो जाता, जो कि पहले ही साफ सुथरा हाजी नेक नमाजी तौबा करके बैठा है, प्योर फरिश्ता, और उसको कहते हो नहीं तेरी नीयत साफ नहीं है, वापस जा, दोबारा धुलाई होगी तेरी। क्या आपको बात समझ आई मेरी? इसीलिए पिछले मंथ का कैरी फॉरवर्ड डायरेक्ट वर्किंग 2 में ऐड करेंगे। इसका मतलब वर्किंग 2 में एक नहीं दूसरी चीज आ रही है। भाई आपने इसको देखें, मैं इसको लिख लेता हूं, क्या लिखूं इसको? ब्रॉट फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेल्स टैक्स क्रेडिट, सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड, बहुत नाम दिए जाते हैं। हम सादा जबान में उसको इनपुट बोलते हैं। कितना है ब्रॉट फॉरवर्ड इनपुट टैक्स? ये नया स्टेप सीख रहे हो बेटा, इसलिए टेंशन नहीं लेना आप लोग। मैंने कहा था हल्की फुल्की चेंजेस आती रहेंगी, सीखते रहोगे। अब मेरी बात सुने, इस अमाउंट को जो पिछले मंथ का कैरी फॉरवर्ड है, मेरा बेटा अगर मैं परचेज में डाल देता तो इसको मैं यहां डाल देता, इधर करता, इसमें ऐड कर देता, तो फिर क्या होता? होने दो, अपोर्शन होना चाहिए था ना, क्यों नहीं कर रहे इसको? दोबारा लाते इसको, फिर यहां पे शामिल करते। यार देखो पिछले मंथ वो अपोर्शन हो चुका था, हुआ कि नहीं हुआ? कैसे पता चला अपोर्शन हुआ? क्योंकि लिमिट लगती है वर्किंग 2 में। वर्किंग 2 में आने से पहले वर्किंग 1 से गुजरना पड़ता है, और वर्किंग 1 की पुलिस रात से जब वो गुजरा तो उसकी एक टांग कट गई आगे, मगर फिर भी बच गया, आगे निकल गया, फिर भी वर्किंग 2 तक पहुंच गया। इसका मतलब वो पहले ही कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट को, जीरो रेटेड को देके आगे बढ़ा है। ये प्योर टैक्सेबल वाला हिस्सा है, वापस जाके उसको तुम दोबारा क्यों काटोगे? तो पॉइंट टू बी नोटेड लिखें। नंबर क्या लिखा था आपने? क्या मोदी साहब आप स्कोर कीपर हो, क्या लिखूं? 15 है कि आएगा? था 16 लिखो बेटा। पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 16 ब्रॉट, ये पॉइंट्स लिखवा रहा हूं बेटा ताकि पक्का हो जाए, आप रिवाइज भी करोगे ना। पॉइंट नंबर 16 लिखें, ब्रॉट फॉरवर्ड इनपुट टैक्स is added in working 2. Brought forward input tax is added in working 2 directly. Is brought forward input tax, brought forward sales tax credit, जो भी लिखो, sales tax credit, brought forward sales tax is directly added कहाँ पे बेटा? कहाँ पे? working 2। आ गया? अब आपको एक नया डिस्क्रिप्शन सीखना पड़ेगा। अब ये लिखो, इसको मिलाएंगे, दोनों मिलके कहलाएंगे अक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स।
अक्यूमुलेटेड है ना, वाई डू वी कॉल इट अक्यूमुलेटेड बेटा? ये करंट मंथ, ये पिछला मंथ अक्यूमुलेट हो गया। अब इस पे लगाओगे क्या? 90% की लिमिट, बस लगाओ 90% की लिमिट। हाँ, ये आपका कहाँ है आउटपुट टैक्स बेटा? ये आउटपुट टैक्स, इसका 90%। जरा बताओ क्या हुआ सर जी? लिमिट लग रही है क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है। तो दो चीज़ें हमें मालूम करनी हैं, इनमें से एडमिसिबल क्या होगा? एडमिसिबल इनपुट टैक्स क्या होगा? एडमिसिबल इनपुट टैक्स विच एवर इज लोअर। तो पहले एडमिसिबल निकाल लेते हैं। कौन सा वाला? ये लोअर है ना, ये हो गया हमारा एडमिसिबल इनपुट टैक्स। अब चूंकि वो लोअर है 90% वाला, तो एक और भी चीज आएगी, क्या कहेंगे उसको? कैरी फॉरवर्ड आएगा। कैसे निकालते हैं? टोटल इनपुट उठाया और जितना एडमिसिबल है माइनस कर लो, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो गया। कहाँ ऐड करना है? ये है पिछले महीने का, यहां आया। क्यों आया? क्योंकि वो पिछले महीने। अब रुको जरा, रुको मेरी बात समझो। करंट मंथ में क्या हुआ? ये क्या, एक मेरी बात, टोटल इनपुट कितना है मेरा? ये मेरा हक है। हक है कि नहीं है? साडा हक ऐसे रख, तो ये हक है ना भाई। मैंने इतना पैसा, इतने पैसे मैंने आउटपुट वाले बंदे को दिए, यानी सप्लायर को दिए, मेरा इनपुट है। वो मान रहे हैं हाँ तुम्हारा इनपुट कितना है? 4.683 मिलियन मान रहे हैं। कहते हैं नहीं, एक काम कर, इसमें से कुछ इनपुट रोक ले। कैसे रोका? ये इन्होंने इनपुट रोका, मगर यार ये मेरा इनपुट है कि नहीं है? है ना, तो मुझे डिडक्ट तो करना है ना। किस महीने डिडक्ट करूंगा? अगले महीने। तो ऐसे ही क्या हुआ, पिछले महीने का इस महीने आया, पिछले महीने का आया, ये था पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड। तो ये रिकरिंग फीचर होता है, रिकरिंग, क्योंकि वो कहते हैं पूरा इनपुट ना लो, 90% ऑफ आउटपुट के बराबर लो, ताकि कुछ पेएबल आ जाए तेरा, ताकि हमें सरकार चलती रहे, ताकि तेरा कैश फ्लो खराब हो, मुल्क चलता रहे। इंडिविजुअल मरे तो मरे, मुल्क चलता रहे। बात समझ आई मेरी? तो हर महीने पिछले महीने का इनपुट टैक्स आएगा, कैरी फॉरवर्ड कहां ऐड होगा? कहां होगा? वर्किंग टू में। वर्किंग टू में कितनी अब इनपुट्स आ गए? 2। पहला कौन सा? जो अपोर्शन हुआ और डिडक्ट होने जा रहा है। दूसरा कौन सा? ये पहली चीज कहां से लाओगे? वर्किंग 1 से लाओगे इधर से, और दूसरी कहां से लाओगे? सवाल से लाओगे, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या कहलाएगा? ये तुम्हारा टोटल इनपुट टैक्स है, अक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स। फिर क्या लगाओगे? 90%, विच एवर इज लोअर। और अगर वो लोअर 90% है तो रिमेनिंग क्या बना? कैरी फॉरवर्ड। ताकि सरकार को हर महीने कुछ पेमेंट कर दो। भाई एक बात सुनो, आपका इनपुट था 100 रुपए, आउटपुट था 80, तो आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके इनपुट ज्यादा है, परचेज ज्यादा है, आपके इनपुट है, इनपुट माइनस होता है। तो सरकार कहती है नहीं, इस तरह ना कर, आपके पास इनपुट तो 100 है, मगर माइनस हमसे कर 75, ताकि 80 से 75 माइनस कर, ताकि 5 रुपये और दो। तुम कहोगे ये क्या हुआ यार, मुझे तो पैसे वापस लेने थे। नहीं, एक काम कर, अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, तो कैरी फॉरवर्ड कर करके इसको माइनस करवा रहे हैं, मगर पैसे हमसे हर महीने ले रहे हैं कुछ ना कुछ। इसकी कोई वजह है, मैं डिस्कस करूंगा, अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसके एक लॉजिक है। लोग क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड को ना वो पेश ऐसे करते हैं कि हमने 1 लाख की चीज़ 1,02,000 रुपये में बेची है, तो सरकार कहती है 2 रुपये में क्यों बेची, मुफ्त में ही दे देता। वो वैल्यू एडिशन छुपाते हैं, उसको पकड़ा गया इसके थ्रू। अच्छा मेरे बच्चों, क्या आपको ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स की प्लेसमेंट समझ आ गई? ओके, समझ आ गई। चलो मुझे एक बात बताओ, अगला स्टेप क्या था अब? और कुछ है इसमें? है ना, इसमें पेनल्टी तो है ना, इस तक नहीं पहुंचे अभी। अब लाओ, वापस जाओ इधर,
ये क्या कहलाता है बेटा? एडमिसिबल इनपुट टैक्स। ये कहां से लाऊंगा अब मैं? विच एवर इज, ये एडमिसिबल आ चुका है, ये आ गया। अब क्या कहलाएगा बेटा? ये माइनस क्या करूं अब इसमें? अनरजिस्टर्ड है, एड फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स कितने रेट से बेटा और कब लगता है? कब? जब अनरजिस्टर्ड को सेल है, या अनरजिस्टर्ड की सेल है और इस पे 4% लगाओ। अच्छा, अब एक बात सुनो, अगर तुम चाहो इसको टोटल बना दो, टोटल सेल्स टैक्स लायबिलिटी, अगर चाहो, ये भी बिल्कुल सही लिख रहा हूं मैं, ये बेटा आ गया प्लस ये, ठीक है। और अब आके ऐड करो क्या जो सवाल में गिवन होगी पेनल्टी, और क्या आ सकता है इसके अलावा? डायरेक्ट 10,000 यहां ऐड कर दो, ठीक है। और जैसे ये ऐड किया, अब अगली डिस्क्रिप्शन होगी कि क्या बन चुका है ये ग्रॉस, इसको कहते हैं सेल्स टैक्स। सुनना, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स। अब ये पेएबल कहलाता है क्योंकि इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी तो था, है ना कुछ इसमें? क्या था? नहीं, दो चीजें और है। डिस्क्लोजर तो देना भाई। अब क्या लिखूंगा? सेल्स टैक्स, इसको सेल्स टैक्स रिफंड या सिर्फ रिफंड का है, आपकी मर्जी। रिफंड, सेल्स टैक्स रिफंडेबल। कहां से लाऊं बेटा ये मैं? किस वर्किंग से? वर्किंग 1 में ये यहां होता है। और क्या करना है बेटा? सेल्स टैक्स क्या लिखूं? कैरी। ये कहां से आएगा बेटा? कहां से आएगा? वर्किंग 2 में। क्या इसमें मौजूद था कैरी फॉरवर्ड? सर ये मौजूद था। ये आपका सवाल हो गया, ये आपका सवाल हो गया। मुझे एक बात बताएं, क्या ऑब्वियस सी बात है, अभी आप सीख रहे हो। मैंने कहा था ना रिसर्च क्या शो करती है? डेमोन्स्ट्रेट। मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया, अब आपने इसको सॉल्व करेंगे। इसी सवाल को जाके घर पे सॉल्व करें, अगर हो गया ना तो आपका सेकंड लेवल कंप्लीट हो गया है। फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो अब इसी सवाल से मिलता जुलता एक सवाल आएगा, मगर उससे पहले ये मैं अभी आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। नोटिंग को आप कर भी लेना, एक्सेल शीट आपसे शेयर हो जाएगी। और अब आप जरा देखें, ये सवाल आ रहा है कौन सा? क्लेवर का। क्लेवर के सवाल को आपने पहले भी किया है, मगर अब थोड़ा नई एंट्रीज के साथ कंप्लीट सवाल को देखते हैं। क्लेवर मैन्युफैक्चरर है, फरवरी 13 का सवाल है। लोकल सप्लाईज मैन्युफैक्चर गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, लोकल सप्लाईज मैन्युफैक्चर गुड अनरजिस्टर्ड, लोकल जीरो रेटेड और एक्सपोर्ट्स रजिस्टर्ड। ये सब आपको पहले ही पता है, 2 दफा पहले कर चुके हो, कोई नई बात नहीं आई इसमें, कोई चेंज नहीं है। अब नोट्स कितने हैं बेटा? 4। पहला नोट क्या है? सप्लाईज वर्थ 1.3 मिलियन वर रिटर्न्ड बाय डिफरेंट। मैंने नई सवाल बनाया, ये मैंने नहीं बनाया, आईकेप का सवाल है। अभी अभी तो आपने पढ़ा इसको, पिछले में फैजान वाले में पढ़ा, ये देखो क्लेवर वाले में। अब खुद सॉल्व करके दिखाओ, बताओ क्या है ये? क्या है बेटा? शाबाश। सेल रिटर्न है, आउटपुट से कम करेंगे। देखो बात साबित हो रही है ना बेटा, वही चीजें। ऐसे ही सारा सेल्स टैक्स निकलेगा। आप हर पॉइंट सीखोगे रिपीट होगा, हर पॉइंट सीखोगे रिपीट होगा। ये 10 सवाल करोगे, अगले 14 सवाल में सिर्फ चंद ट्रांजैक्शन समझाऊंगा, 24 सवाल कर पाओगे बेटा। और क्या तैयारी करनी है आपने? यही तो तैयारी है अच्छी। नेक्स्ट, लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड एन इनवॉइस 60,000 विच इज इशूड इन द नेम ऑफ। अब ये समझाऊंगा। और ये मशीन आ गया, इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। मुझे बताओ, और ये कैरी फॉरवर्ड। यार एक ट्रांजैक्शन सिर्फ नहीं है, बाकी पूरा सवाल वही है जो करिया। नंबर क्या था मौलवी साहब भाईजान? अब नंबर लिखो, पॉइंट नंबर नहीं देख, अभी उतरवा देता हूं, नजर उतरवाता हूं तेरी, अभी देता हूं ना बेटा, कोई टेंशन नहीं है। मैं थोड़ा सा आपसे काम करवाऊंगा आज। नंबर 17 लिखो मेरे बच्चों। 17, 24 के बाद प्रैक्टिस की नीड ही नहीं रहेगी, बिल्कुल ऐसे यार। और क्या रहा फिर तो हाफिज हो जाओगे। अच्छा मेरे बेटा देखो, ये ट्रांजैक्शन तुम्हें पहले ही आती है, मशीन वाली ट्रांजैक्शन तुम्हें पहले ही आती है, क्रेडिट सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड तुम्हें पहले ही आता है। सिर्फ नई चीज क्या रहेगी इस सवाल में? ये
अब इसको मैं समझाता हूं ये क्या कहता है। अब लिखें इसका नाम, टॉपिक नंबर, पॉइंट नंबर 17 लिखें, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स। अभी मैं आपके लिए आसानी के लिए लिख देता हूं सामने ताकि आप नोटिंग इसकी करेक्ट कर सको। ये है 17, पॉइंट नंबर 17, और इसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स। मुझे एक बात बताओ बच्चों कि अगर मैंने परचेजेस की, एफबीआर जब मेरा ऑडिट करेगा तो परचेजेस का सबूत मांगेगा ना कि तुमने परचेजेस की, दिखाओ तो सही परचेज किधर है। एक मुझे बात बताएं, सेल्स टैक्स में लोग अपनी परचेज कम करते होंगे या नकली परचेजेस दिखाते होंगे? अच्छा, क्यों? इनपुट ज्यादा हो। दूसरे बंदे को कहेंगे यार एक काम कर, तू नकली सेल मुझे दिखा दे ताकि मेरे सिस्टम में और तुम्हारे सिस्टम में मैचिंग हो। ये फ्रॉड का एक तरीका है। अभी आप बेसिक लेवल पे हो, जब एडवांस लेवल पे आओगे तो तुम्हें ये फ्रॉड सिखाऊंगा, करना नहीं पकड़ना। फ्रॉड सिखाऊंगा मतलब तुम जाओगे ना फर्म में, ऑडिट करनी है ना तो पकड़ लोगे ना फर्म को। ये नहीं कि तुम बैठे कल पता चले स्टूडेंट खुदा ना खास्ता तारीख तो नहीं 007 छापा मारने गया है भाई, अरे तू है, चल निकल निकल तू निकल ये करना पड़े, तू तो निकल बेटा। अब देखिए क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि पता चले कि परचेजेस हुई हैं। तो डॉक्यूमेंट होगा तो परचेजेस होंगी ना, सबूत ही नहीं है तेरे पास। 3 किस्म की परचेजेस हैं। एक है लोकल परचेज, इसका सबूत क्या है सुनिएगा। लोकल परचेज का सबूत है टैक्स इनवॉइस। आपके पास क्या होना चाहिए, इनवॉइस। आपने परचेज की, सबूत क्या दोगे? ये देखिए मेरे पास परचेज इनवॉइस है। अब इस पे कुछ बातें हैं। पहली बात यह है कि परचेज इनवॉइस को लाजिम करार दिया गया है कि सीरियली नंबर्ड हो। सीरियली नंबर्ड का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 नंबर हो, सीरियली नंबर्ड। इसका मतलब एक इनवॉइस 5 नंबर थी और दूसरी इनवॉइस भी 5 नंबर थी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि नकली होगी फिर। तो सीरियली नंबर्ड इनवॉइसेस होती हैं। और जिसको एग्जामिनर ने बार बार पूछा है ना, वो इनवॉइस इन द नेम ऑफ बायर होनी चाहिए, बायर के अपने नाम पे होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन के अपने नाम पे होनी चाहिए, किसी और के नाम पे नहीं हो। मसलन आप हो कंपनी तो इनवॉइस किसके नाम की आएगी? सीईओ के नाम की आएगी, मैनेजर के नाम की आएगी, प्रोक्योरमेंट वाले के नाम पे आएगी। किसके नाम पे आएगी? कंपनी के। आप हो सोल प्रोप्राइटर, मगर ऑर्डर देने के लिए आपके मैनेजर ने कॉल की थी तो किसके नाम पे आएगी? आपके के मैनेजर के? आपके। किसके नाम पे होगी? जो सोल प्रोप्राइटर है। तो लाजिम क्या है इनवॉइस का, बताओ लाजिम क्या है? सीरियली नंबर्ड हो और इन द नेम ऑफ टैक्स पेयर हो, उसमें उसका नाम लिखा हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो जिसने परचेजेस किए हैं। और इसकी एक क्लेरिफिकेशन है। क्लेरिफिकेशन ये है कि अगर आपने परचेज किया है इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी तो गुड्स है, वो भी तो लगती है मैन्युफैक्चरिंग में भाई, वो परचेज करते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी आपने अगर परचेज किए तो अब इनवॉइस तो इश्यू नहीं करता कि इलेक्ट्रिक और वापडा, इनवॉइस तो नहीं आती। तो कहा गया कि उसकी इनवॉइस होगी क्या? बिल। वो जो बिल होगा ना उसी को इनवॉइस मानेंगे। मगर गौर से देखना कि वो बिल भी उसके नाम पे होना चाहिए जो परचेज कर रहा है। अब यहां क्लेरिफिकेशन जो इस सवाल में तो नहीं है, अगले किसी सवाल में आएगी। वापस रिपीट करवा रहा हूं बेटा, लोकल परचेज की सूरत में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? टैक्स इनवॉइस। उसके 2 फीचर बताओ, सीरियल नंबर और इन द नेम ऑफ द टैक्स पेयर, इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। एक परचेज स्पेशल केस, किसका स्पेशल केस? इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? किसके नाम का? खुद के नाम का, आपके नाम का बिल होना चाहिए।
अब एक मिसाल सुने, आईकैप ने एक सवाल में पूछा कि एक बायर रेंटेड प्रेमिसेस पे रहता है। कौन सी प्रेमिसेस में? रेंटेड। इलेक्ट्रिसिटी का मीटर ओनर के नाम का है, मगर बिजली वो परचेज कर रहा है टेनेंट, बिल किसके नाम का आ रहा है? इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिल किसके नाम पे आ रहा है? लैंडलॉर्ड के नाम पे। तो आपको पता है, ये बात सुन लो, अगर ऐसी सिचुएशन में टेनेंट पहले क्या करता है पता है? कहता है मीटर मेरे नाम पे करा। क्यों? मुझे इनपुट नहीं मिलेगा, मुझे के इलेक्ट्रिक वापडा क्या करेंगे? टैक्स लगा के भेजेंगे, क्योंकि मैं उनसे गुड्स परचेज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है और मेरी मैन्युफैक्चरिंग में लग रही है, उसमें मैंने टैक्स देखा, मगर टैक्स का मुझे इनपुट नहीं मिलेगा क्योंकि बिजली का बिल मेरे नाम पे नहीं है। एक कहावत है, तुम लोगों ने सुनी होगी और मुझे फौरी बता दोगे। उसका एक हिस्सा मैं बताता हूं, बाकी तुम बताओ। उसमें एक हिस्सा आता है सारी खुदाई एक तरफ, दूसरा हिस्सा क्या है? सारी खुदाई एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ये आपको नहीं पता? हाँ, तो कहाँ यार बच्चे, किन यार बच्चों में आ गया हूं मैं यार। बेटा, ब्रदर इन लॉ का कभी काम आ जाए ना, यानी वाइफ के भाई का, तो सारी दुनिया छोड़ छाड़ के मैं उस काम से लग जाता हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ की एक दफ़ा कॉल आई, भाईजान फलाना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें रेंटेड प्रेमिसेस हैं। तो मैं उस वक्त बड़ा बिजी था, सारे काम छोड़ के मैं कहा भाईजान रेंट पे जा रहे हो ना, सबसे पहले एक काम कर लो। क्या क्या बोला होगा मैंने उसको? मीटर अपने नाम पे कर लेना, मीटर अपने नाम पे करो, लैंडलॉर्ड को कहो मीटर मेरे नाम पे होगा। उसने कहा भाईजान ये क्यों? मैंने कहा वरना तुझे तो कुछ नहीं होगा, मेरे घर में एंट्री बंद होगी कि तू टैक्स वाला है, मेरे भाई को ये मशवरा दिया तूने, उसका नुकसान हो रहा है। भाई इसलिए कि आपको इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनपुट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? इनवॉइस का होना, किसके? अपने नाम पे होना। तो मीटर किसके नाम का है? वो दूसरा। बात समझ आ गई आप सबको? रखो बेटा। दूसरा, अगर आपने इंपोर्ट्स की होंगी, ये बेटा पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 था, तो आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको कहते हैं गुड्स डिक्लेरेशन। गुड्स डिक्लेरेशन को इन शॉर्ट कहते हैं जीडी। जब हम कस्टम्स के पास जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं कि कलेक्टर साहब मेरा माल आया है, माल तेरे पास पड़ा है, मुझे माल दो। तो वो भी कहेगा तू भी मुझे माल दे तो तेरा माल छोड़ूं। ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि हमारी कंसाइनमेंट कस्टम्स के पास रुकी हुई थी। तो पहले वो पता है क्या कहेगा? भाई इतने कंटेनर, पोर्ट पे जाके देखो तो सही, वो कंटेनर इतना छोटा सा, जैसे ना वो माचिस की डिबिया लगती है, इतने कंटेनर होते हैं वहाँ। सिंगल कंटेनर ऐसे फील होता है जैसे माचिस की डिबिया इतनी उसकी। कहते मैं कैसे ढूंढूं तेरा कौन सा कंटेनर है, पहले मुझे डिटेल तो बता, कहाँ से माल आया, किस शिप से आया, किस कंट्री से आया, तूने मंगाया क्या था, ये सारी डिटेल तो दे, फिर मैं जाके देखूंगा ना कि तुम्हारे पे कितना टैक्स बनता है, छोड़ूं कि ना छोड़ूं। तो ये सारी डिटेल हम कस्टम्स में जिस डॉक्यूमेंट पे लिख के देते हैं उसको क्या कहते हैं? गुड्स, लफ्जों पे सोचो, गुड्स डिक्लेरेशन बाय द इंपोर्टर। इंपोर्टर बताता है ये है मेरा माल, ये आया है फलाने कंट्री से, फलाने पोर्ट से, कराची पोर्ट तक आया, अब तू मेहरबानी कर छोड़। वो हमारी जीडी को उठाएगा और जाएगा, दरवाजा खोलेगा कंटेनर का, हाँ हाँ ये सही है, और कहेगा चल ले जा तू। तो ये डॉक्यूमेंट क्या कहलाए बेटा? जीडी। तीसरी ट्रांजैक्शन है, कभी हम परचेज करते हैं इस तरीके से, कैसे? ऑक्शन के थ्रू चीजें परचेज करते हैं। कैसे? ऑक्शन। मगर इसमें मैं अपनी तरफ से एक बात ऐड कर रहा हूं, ऑक्शन बाय गवर्नमेंट। ये अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जब मास्टर शीट्स रिवाइज कराऊंगा ना उस वक्त बताऊंगा कि मैं गवर्नमेंट क्यों लिख रहा हूं। क्योंकि सबसे बड़ा ऑक्शन कौन करता है? गवर्नमेंट ना। गाड़ियां पकड़ी, नॉन कस्टम पेड, ऑक्शन। नंबर प्लेट, ऑक्शन। पता नहीं हर चीज ऑक्शन। तो ऑक्शन करते वक्त गवर्नमेंट ने हमें कुछ चीज बेची तो भी तो टैक्स लगेगा ना। सेल हो, ऑक्शन, सेल बाय ऑक्शन, सेल बाय ऑक्शन, सेल तो है ना, टैक्स तो लगेगा ना। तो हम उस वक्त गवर्नमेंट को कैसे पेमेंट करेंगे? गवर्नमेंट इनवॉइस थोड़ी देती है हमें,
आप ICAP को फी कैसे देते हो? कोई सबूत आता है तुम्हारे पास कि तुमने फी दी है? आपको पता है इसको कानूनन क्या कहते हैं? कानूनन इसको कहते हैं ट्रेजरी, गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है, खजाना। तो इसको कहते हैं ट्रेजरी चालान। गवर्नमेंट को जब भी पेमेंट करते हैं ना हम, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है ट्रेजरी चालान। अब चूंकि गवर्नमेंट से हमने परचेज की एक 15 लाख रुपए में गाड़ी और उस पर टैक्स भरा, तो हमारे पास सबूत क्या होगा कि हमने परचेज गवर्नमेंट से की है और उसमें हमने टैक्स भरा है। हमारी पेमेंट का प्रूफ, गवर्नमेंट को पेमेंट प्रूफ जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू होती है वो क्या कहलाता है? ट्रेजरी चालान। अब मुझे तीनों डॉक्यूमेंट बताओ, 3 ट्रांजैक्शन बताओ। बताओ, दिखाऊंगा नहीं, बताओ। पहले ट्रांजैक्शन क्या थी? तो क्या चाहिए? लोकल परचेज की सूरत में क्या चाहिए? इनवॉइस। इनवॉइस के पॉइंट्स बताओ, सीरियली नंबर्ड और नाम में हो। स्पेशल केस बताओ, इलेक्ट्रिसिटी होगा, बिल चाहिए, किसके नाम का? सेकंड ट्रांजैक्शन बताओ, इंपोर्ट की सूरत में कौन सा डॉक्यूमेंट? तीसरा ट्रांजैक्शन और डॉक्यूमेंट ये होंगे तुम्हारे पास तो इनपुट मिलेगा। एक बंदे ने, सुने, एक बंदे ने परचेज तो की, इनवॉइस नहीं आई अभी तक, डिस्प्यूट हो गया पेमेंट का, इनवॉइस आई नहीं, इनपुट ले सकता है? एक बंदे ने इनवॉइस से मिसप्लेस हो गई, क्या इनपुट ले सकता है? नहीं। क्या चाहिए? क्या चाहिए बेटा? लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड एन इनवॉइस ऑफ कितना? 60,000 विच वॉज इशूड किसके नाम पे? बताओ क्या करोगे? कितने अमाउंट का इनपुट नहीं मिलेगा? 60,000 का 18% इनपुट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? एक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। अभी तो पढ़ा हमने, कौन सी नहीं हुई? अपने नाम पे होना चाहिए। किसके नाम पे होना चाहिए था? क्लेवर के नाम पे होना चाहिए था। ये तो उसके अंकल के नाम का आ गया। अंकल कहां से आ गया भाई? वो मैनेजर होगा, उसने कॉल की होगी, बैठा होगा घर पे, तो इनवॉइस भी उसके नाम के आ गए, इनपुट नहीं मिलेगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, इस सवाल को एक दफा गो थ्रू करते हैं। कोई नई चीज है या नहीं है? सप्लाईज आप देख लो, कुछ भी नया नहीं है। परचेज देख लो, कुछ नहीं है। नोट्स देख लो, कुछ भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करो, ये सवाल सॉल्व करें। अभी आपने अगले 10 मिनट में, जी बेटा। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं चाहता हूं ये गलती करो, सोचो तुम उसकी प्लेसमेंट जरा। चलो बता देता हूं, तू मतलब इतने प्यार से देख रहा, सॉरी मैं बता ही देता हूँ यार, मैं दिल ही नहीं कर रहा तुझसे खेलने का यार, गलती करके फिर हीरो बनता। देख तूने गलती की है। देखिए बेटा, 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि इसका अमाउंट जो था ना अंकल वाला, ये कहाँ से? परचेजेस फ्रॉम, और ये है रजिस्टर्ड पर्सन। देखो परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड, इस अमाउंट में वो शामिल है, इस अमाउंट में शामिल है। बेटा 2 तरीके हैं, इसको वहीं से माइनस करके बैलेंस पे आप इनपुट ले लो। पहला तरीका वो जो आप बता रहे थे। दूसरा तरीका क्या है कि इसका पॉजिटिव इनपुट लिया, सेपरेट लाइन में इसको माइनस कर दिया। मैं सेपरेट लाइन प्रेफर करता हूँ। इसका पूरा ले लो, पूरा इनपुट लिया, अगली लाइन में या तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में जब भी इसकी बारी आई, लिखा कि इनवॉइस इशूड इन द नेम ऑफ क्लेवर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 18 और उतना माइनस कर दिया, एडजस्टमेंट दिखा दी। ये बेहतर है। करो बेटा जल्दी से, जल्दी जल्दी करें। ऑनलाइन बेटा इस सवाल को अगर नहीं करेंगे जाने नहीं दूंगा। आप इसको, सवाल को, इसके 2 हिस्से हैं। आई होप कि अब आपको सही नजर आएगा सारा का सारा सवाल। पूरा सवाल आपके पास मौजूद है। मैं इसको, हाँ नहीं सही है, यही काफ़ी है। पिक्चर ले लें, जो भी करना है कर लें।
1 सेकंड बेटा, जल्दी जल्दी सॉल्व करें, बस यहीं पे हूँ मैं, कहीं जा नहीं रहा। ऑनलाइन वालों ठीक है, जल्दी सॉल्व करो बेटा।
हाँ, न्यू मशीन अमाउंटिंग टू वॉज इम्पोर्टेड, फिक्स एसेट है। इमाद, यस बेटा। तुरबुत, ठीक है बेटा। आज थोड़ा सा चूँकि प्रैक्टिस के लिए मैंने ये 15-20 मिनट एक्सटेंड किया है, 7 बजे तक इंशाल्लाह एंड करेंगे। ये थोड़ा मजबूरी थी, आज 2 सवाल करने थे, इस वजह से क्लास थोड़ी एक्सटेंड की है, मगर कोशिश करेंगे 7 बजे ही ऑफ करेंगे। हाँ, मैं तो इसलिए गया था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ब्रेक कर लिया करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आप लोग क्या करें, आप साथ साथ थोड़ा सा मुझे बताते जाएं। मैंने तकरीबन डेटा लिख लिया है, आपने सॉल्व की भी किया, मैं नहीं करूँगा, बताओगे तुम, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। टाइम थोड़ा कम है तो मैं चाहता हूँ मिलके, ताकि आपको कंफर्म भी हो आप सही कर रहे हो, ठीक है। मुजम्मिल, ठीक है बेटा, आप जो कंप्लीट करना चाहता है अपने तरीके से कंप्लीट करता जाए, जो खुद करेगा अपने मेरी बात नहीं सुने खुद करे, जो मेरे साथ करना चाहता है वो मेरे साथ करता जाए। देखिए सवाल में परचेजेस की डिटेल ये है, रजिस्टर्ड पर्सन से इस पर इनपुट लेंगे, अनरजिस्टर्ड से नहीं लेंगे। तो अगर कोई एडजस्टमेंट हो, जैसे ये क्लेवर का 60,000 रुपये का एडजस्टमेंट है, तो इसको माइनस करके भी कर सकते हैं, मगर मैं सेपरेट लाइन सेपरेट आइटम रखता हूँ। तो इनपुट टैक्स इस पे लेना है, इस पे तो मिलेगा ना, कितना 18% से इनपुट मिलेगा, वो ले लो। पहले आप इसको 18% ले लो। इस पे क्या होगा, 18% से क्या होगा, एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि इतना इनपुट नहीं मिलेगा, तो ऊपर वो लग चुका, ऐड हो चुका, ग्रॉस में आ चुका। तो अब क्या करें, तरीकाकार क्या होगा, हम पहले इसका
18% निकाल लेते हैं, कितना बना 10,800, ये माइनस करेंगे। सही है। मशीन इंपोर्ट हो उस पे भी 18% का इनपुट टैक्स लगता है, आपको याद होगा। फिक्स एसेट पे भी इनपुट टैक्स होता है। ये अब आपका टोटल क्या हो चुका है, ये और ये आपका इनपुट टैक्स है। सही है। आ जाए आउटपुट टैक्स। लोकल सप्लाईज कितनी हैं 18%, 0.18 18। अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल है तब भी 18। जीरो रेटेड की सूरत में 0%, एक्सपोर्ट्स की सूरत में भी 0%। और ये क्या हुआ है, सप्लाईज रिटर्न, ये सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न का 18% रिवर्स किया जाएगा, इसका माइनस होगा 18% कितना बनता है 234,000 माइनस हो गया। सही है, ऐसा हुआ। सही है, यहाँ तक जिसने कंप्लीट किया था यहाँ तक वो कंफर्म करे मेरी बात को। सही था सारा, यही है, कोई एंट्री रही तो नहीं, सब कुछ हो चुका है ना। इसको हम लिखते हैं बेटा क्या, फॉर द मंथ, आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ, ये उठाया प्लस ये आ गया आपका आउटपुट टैक्स। अब क्या करना होता है अगला स्टेप बेटा, लेस एडमिसिबल इनपुट टैक्स यानी वर्किंग 1 एंड वर्किंग 2। ठीक है, वर्किंग 1 अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। इसके लिए हमें चाहिए इनपुट टैक्स फॉर द मंथ, यहाँ लेके आएंगे पहले। ये हमने जी बेटा जितना भी इनपुट टैक्स है, अब क्या करना है, नहीं इनपुट टैक्स में मशीन है तो उसको अलग कर दो ना, ताकि आपको याद है क्यों अलग कर रहे हैं इसको, ये मशीन का इनपुट टैक्स है, इंपोर्ट वाला अलग कर दो। तो आपको मिलेगा अब अदर देन फिक्स एसेट, ये माइनस ये। अब क्या करना होता है, दोनों को अलग अलग अपोर्शनमेंट करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, अब सेल वैल्यूज चाहिए। कौन सी सेल वैल्यूज चाहिए, एक चाहिए हमें टैक्सेबल की, टैक्सेबल सप्लाई, और क्या था इसमें सवाल में क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई, और तो नहीं है ना इसमें। और फिर टोटल टैक्सेबल सप्लाई कहाँ से लाऊं, ये सेल से। सेल में ये टैक्सेबल है, यस, ये टैक्सेबल है, यस, ये जीरो रेटेड, ये जीरो रेटेड, ये माइनस करेंगे। ये दो बेटा प्लस और एक माइनस, माइनस कौन सा होगा ये, ठीक है, ये देखिए यही आ रहा है 29,110,000, ये जीरो रेटेड प्लस ये जीरो रेटेड। ठीक है, अब टोटल क्या होगा, कॉपी नहीं कीजिएगा बेटा, आप अपने हिसाब से करें, कोई गलती होगी सामने आ जाएगी। सही है, ऑनलाइन ठीक है यहाँ तक बेटा, मानूर मुजम्मल तुरगुत, सही है ना यहाँ तक। अब मैं दो इनपुट्स लाऊंगा, कहाँ से दो इनपुट लाऊंगा, एक लाऊंगा अदर देन फिक्स एसेट पहले, और फिर दूसरा क्या लाऊंगा, फिक्स एसेट मशीन। अब आप करें अपोर्शनमेंट, इनपुट उठाएं और मल्टीप्लाई करें टैक्सेबल से, डिवाइड करें टोटल से। ये इनपुट उठाया, मल्टीप्लाई किया टैक्सेबल से, डिवाइड किया टोटल से। ये आपने इनपुट उठाया, मल्टीप्लाई किया जीरो रेटेड से, डिवाइड किया टोटल से। ये आपने इनपुट उठाया, मल्टीप्लाई किया जीरो रेटेड से, डिवाइड किया टोटल से।
ये क्या होगा, डिडक्ट, और ये क्या होगा, रिफंड। ठीक है ना। अब आपकी वर्किंग 2 आएगी। वर्किंग 2 किस लिए करते हैं हम, रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स इक्वल टू 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब इसमें सवाल में कैरी फॉरवर्ड है, पहले क्या लाऊं, पहले लाऊंगा इनपुट टैक्स। कौन सा इनपुट टैक्स लाऊंगा, अपोर्शन टू टैक्सेबल, मगर उसमें सिर्फ कौन सा लाऊंगा, अदर देन कौन सा लाऊंगा, ये वाला, फिक्स एसेट वाला नहीं लाऊंगा। क्यों, उस पर लिमिट थोड़ी लगती है 90% की, उसको तो अलग रखना है। ये वाली फिगर ली, ये कहाँ जाएगी फिर, ये डायरेक्ट माइनस होगी, बाद में हम डायरेक्ट उसको माइनस करते हैं। सही है बच्चों। अब यहाँ पे क्या ऐड करूं बेटा, सवाल में ब्रॉट फॉरवर्ड है, क्या लिखा है उसकी डिस्क्रिप्शन, सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड 4,10,000। आपको पता है 3 सवाल ऐसे आए हैं पास पेपर में जिसमें ब्रॉट फॉरवर्ड की वैल्यू भी चेंज नहीं की उसने, 4,10,000 है, मजे की बात। बट बहरहाल अब इसको मैं लिखूंगा सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड। क्या करना होता है बेटा, दोनों को ऐड, तो हमें क्या मिलता है, अक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स, ये उठाया प्लस ये किया। अब अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स लाते हैं। कहाँ है आउटपुट टैक्स, ये आउटपुट टैक्स, इसका 0.9 90%, विच एवर इज लोअर। तो कौन सा लोअर है इसमें, लिमिट लग गई, हाँ भाई लिमिट लग रही है। इसका मतलब है कि पहले हमें निकालना है क्या, एडमिसिबल इनपुट टैक्स, विच एवर इज लोअर, तो लोअर ये है, और बाकी क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो टोटल इनपुट टैक्स उठाओ, ये माइनस करो जो एडमिसिबल है, कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब सिर्फ लिखना है आगे कहानी। अब आपने सबसे पहले यहाँ लाना है, दो माइनस होंगे ना, पहली चीज़ क्या माइनस करोगे बताओ, पहली चीज़ क्या माइनस करोगे, रिलेटिंग टू, मैंने बताया था ना इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, इनपुट टैक्स रिलेटिंग टू अदर देन फिक्स एसेट्स, उसको पहले माइनस करोगे। फिर दूसरा क्या माइनस करोगे, इनपुट टैक्स कौन सा, रिलेटिंग टू फिक्स एसेट, मशीन वाला, ये आएगा वर्किंग 2 से, ये आएगा वर्किंग 1 से। ये एडमिसिबल था, कहाँ है एडमिसिबल, ये अभी जो विचेवर स्लोअर बना था ये है, ये एडमिसिबल है। ओके, फिर ये दूसरा कहाँ से माइनस करेंगे, ये जो वर्किंग 1 में हमने अपोर्शन किया था ना, ये माइनस होगा, स्ट्रेट माइनस होता है, ये वर्किंग 2 में नहीं जाता। लॉजिक आपको पता है क्यों नहीं जाता, ठीक है। अब आप देखें क्या हुआ, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया। अगर ये है सेल्स टैक्स लायबिलिटी या कैरी फॉरवर्ड होगा ना, नेगेटिव होगा तो क्या कहलाएंगे, ये होगा कैरी फॉरवर्ड, फिक्स एसेट वाला कैरी फॉरवर्ड आता है, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आता है। देखते हैं क्या आता है। ये आपने उठाया टोटल, माइनस किया ये, माइनस किया ये, तो सेल्स टैक्स क्या है, पॉजिटिव है। नहीं, मगर ये पॉजिटिव फिगर आ रही है, पेएबल आ गया ना, कैरी फॉरवर्ड नहीं है, पायब अभी इसमें आ गया। ऐड करेंगे अब आपकी बात सुनेंगे, क्या ऐड करेंगे बेटा, फर्दर टैक्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं फर्दर टैक्स, कहाँ है ये, सप्लाइज टू, कहाँ है, सप्लाई अनरजिस्टर्ड है, ये है अनरजिस्टर्ड, और रेट क्या लगाएंगे उस पर, 4% का, यही जवाब है, 4% इतना ही है ना, क्या कहलाएगा अब, नहीं, टोटल तो मैं कर देता हूं, ये है, कौन सी वाली फिगर गलत है बेटा, अच्छा, ओ सॉरी ओके, बताओ तो सही ना यार, मैंने कहा फिगर गलत कहाँ से आ गई यार। अब ठीक है बेटा, ऑनलाइन सही है बेटा, आप नज़र आ रहा है, क्लियर है ना।
अच्छा अच्छा, अब सही है। तो 0.04 सही। अब अच्छा, अब क्या कहूँ इसको, इसको कहते क्या है? टोटल सेल्स टैक्स लायबिलिटी। टोटल सेल्स टैक्स लायबिलिटी ये प्लस ये। कोई पेनल्टी वेनल्टी है सवाल में? नहीं है ना? कोई डिफॉल्ट सरचार्ज है? मगर पहले तो एडिशन करने ना, नहीं है ना, तो यही ग्रॉस पेएबल आ गया। अब डिस्क्लोजर में क्या आएगा? रिफंड। रिफंड रिफंड कहाँ से आएगा बेटा? रिफंड आएगा आपका वर्किंग वन में, ये जीरो रेटेड है ना, एक ये और प्लस ये दोनों ऐड करेंगे, नहीं ये बेटा रिफंड, ये अदर देन फिक्स एसेट वाला और ये फिक्स एसेट वाला दोनों ऐड किया, रिफंड बन गया। यही जवाब था आपका। और एक और चीज़ आएगी बेटा, क्या? कैरी फॉरवर्ड। ये कहाँ से आएगा? ये कैरी फॉरवर्ड आएगा वर्किंग टू से, ये वर्किंग टू है। अच्छा, आप में से जिस भी बच्चे ने इसको कंप्लीट किया था और यही जवाब था तो गुड जॉब, शाबाश। और कोई अभी अधूरा था मगर ऑन द वे था और उस वक्त तक सही किया था, तब भी गुड जॉब बेटा। अब मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, इन दो सवालों को, दोनों को बेटा। कौन से दो सवाल? एक दफ़ा आप क्या करेंगे, एक क्लेवर वाला क्वेश्चन नंबर 4, और इससे पहले जो है ये आपका होमवर्क है, दोबारा करना फैज़ान का। एक दोबारा कर लो और एक मेरे साथ सिर्फ इसको ज़ैनब वाले सवाल को बस गो थ्रू आज करेंगे ना, ये कल का एजेंडा है। मगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आपको ये दिखाऊं कि देखो कैसे आपकी प्रोग्रेस कर रही है चीज़ें। 5वां सवाल है ज़ैनब का। आपने ये लोकल सप्लाईज प्रोडक्ट ए की नीचे नोट में पढ़ा था, क्या था लिखा था? एग्जाम्प्ट है। तो लोकल सप्लाईज ये एग्जाम्प्ट है। और थाईलैंड में ये देखो, यहाँ समझने की बात क्या है, प्रोडक्ट ए एग्जाम्प्ट है, तो एग्जाम्प्ट गुड्स को, ये एग्जाम्प्ट गुड्स हैं क्योंकि ए एग्जाम्प्ट है। लोकल सप्लाई करोगे तब एग्जाम्प्ट है, मगर अगर एग्जाम्प्ट गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो तो क्या होता है? जीरो रेटेड हो जाता है। इसका मतलब अगर गुड्स कानून में लिखा है जी बॉटल में पानी बेचोगे तो एग्जाम्प्ट, और मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसको एग्जाम्प्ट बोलूँ या एक्सपोर्ट की वजह से जीरो रेटेड है? तो सुन ले, मैंने एक जुमला बोला था, ऑल एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड। किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करोगे जीरो रेटेड, तो ये जीरो रेटेड है। ये एग्जाम्प्ट की फिगर है बेटा, ये एग्जाम्प्ट है, ये जीरो रेटेड है, और ये दो टैक्सेबल है। ये टैक्सेबल है और जीरो रेटेड है क्योंकि एक्सपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट दो है। फिर लोकल परचेजेस है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की कोई खास इसमें और बात नहीं है। अब देखो ये क्या लिखा है, सेल्स टैक्स कैरी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। समझ आएगा अब आपको? सब स्टैंडर्ड सप्लाईज वर्थ 150 पर रिटर्न्ड, समझ आएगा? डिफरेंट वेंडर्स प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स पर इशूड, पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा हुआ है ना? इनवॉइस डेटेड 5 फरवरी 12 अमाउंटिंग टू इतना हैज नॉट बीन। बेटा ये आप डिसाइड करोगे। सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, पहला फैसला आप करोगे, मैं उसके बाद अब आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि मैंने ना आपको अब इंडिपेंडेंट बनाना है, अब ओपिनियन बनाना सिखाऊंगा। तुम ओपिनियन बनाओगे, मैं उसको कंफर्म करूंगा सही या गलत, ताकि अब आप, क्योंकि पेपर में मैं नहीं अवेलेबल आपके लिए निकल के सर ये क्या था, ऑब्वियस सी बात है ना। अच्छा बेटा ये देखो क्या लिखा है, 15 फरवरी 12 की एक इनवॉइस थी जिस पे इनपुट क्लेम नहीं किया था, ये नया टॉपिक होगा, सेल्स टैक्स पेएबल। अब मुझे एक बात बताओ, कल जब आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बैठोगे मेरे साथ, कौन सा सवाल है बेटा? ये वाला, ज़ैनब वाला। इसमें एक नई चीज होगी, बाकी सारा पुराना। तो मैं आपको सब कल बिठाऊंगा ना, तो मैं एक ट्रांजैक्शन करा के तुमसे करवाऊंगा सवाल, खुद हेल्प करूंगा सारे सवालों को। आप मुझसे कल पूछोगे सर ये कैसे हो रहा है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। कल मैं इसका आपको टाइपिंग करके लिख के जवाब नहीं दूंगा, अब तो मैं सेकंड लेवल पे ले जाऊंगा, फिर खुद सवाल सॉल्व करोगे। मैं सिर्फ कल जवाब बताऊंगा, इसका ये जवाब था, ठीक है? तो क्या अब उड़ने के लिए तैयार हो? तो कल अगर उड़ना चाहते हो ना बेटा, तो आज 2 सवाल की खुद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करोगे। कौन सी? क्लेवर वाला और फैजान वाला। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों, जज़ाकल्लाह। बेटा ऑनलाइन वालों काइंडली बताएं, आपको सारी चीजें समझ आ गई थी ना?
मुजम्मिल ठीक है बेटा, शाबाश, बेहतरीन हो गया, शाबाश बेटा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो बेटा, अब आप में से जिसने भी सही सवाल किया था, मेरी उससे भी ये एक बड़े भाई की गुजारिश है कि बेटा प्रैक्टिस करना, 2 दफ़ा 2 सवाल कर लो। कल इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट सवाल एक नई ट्रांजैक्शन के साथ कर रहे होंगे, फिर उसके बाद आप और इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो 10 सवाल ये करेंगे ना, तो अगले 14 सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, 24 सवाल होंगे आपके, ठीक है। चलो बेटा, जज़ाकल्लाह बेटा, ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। डायरेक्ट परचेज में से सही है मानूर, वो भी सही है, डायरेक्ट आपने माइनस किया, वो गलत नहीं है। सेपरेट लाइन से ना एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने क्यों किया था, इस वजह से उसको सेपरेट लाइन करो, डायरेक्ट करो, बात बराबर है। गलत ये भी नहीं आप वाला, ठीक है। चलें बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।